अस्सलाम वालेकुम। जरूर शरीफ पढ़ लें। एक सवाल पढ़ लें। ऑटम 10 वही जो कल करने लगे थे। ऑटम 10 कल पढ़ लिया था, फिर भी भूल गए होंगे। ऑटम 10 पाक एयर लिमिटेड। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये इसमें एक पॉइंट कैफ लेवल का बिल्कुल भी नहीं बनता था, ये सीफैब लेवल की चीज है। लेकिन सिर्फ इस वजह से सवाल करा रहा हूँ कि पिछले 2 साल जब से कैफ 3 बना है, वरना पहले कॉस में कैफ 8 होता था। जब से कैफ 3 बना है ना, तो इसमें ये हो रहा है कि पुराने सवाल कपड़े बदल के तो दोबारा से आ जाते हैं। तो इस वजह से करा रहा हूँ कि हो सकता है ऐसी चीज दोबारा टेस्ट हो जाए। पाक एयर लिमिटेड ऑटम 10 पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। चलिए सवाल पढ़ के फारिग हो गए हम। अप्रैल के महीने की पेरोल का डाटा दिया हुआ है और 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 2 प्रोडक्शन है और 2 सर्विस हैं। और इसका मतलब है सिर्फ फैक्ट्री ही की बात हो रही है। तो फैक्ट्री के लोगों की सैलरीज हैं, ओवर टाइम है, इनकम टैक्स है, उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन है और रिक्वायरमेंट है पेरोल से रिलेटेड एंट्रीज। एडवांस भी है इसमें, एडवांस दे भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। तो वही जो कल सीखा था, तो वही 4 एंट्रीज कर देते हैं। इसमें जो पॉइंट 1 है ना, कैश लेवल की चीज नहीं है, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए था। ये एक पूरा एक सेपरेट आईएएस है, सीफैब 1 में पढ़ेंगे आप लोग, आईएएस 19, उसमें इस तरह की चीजें डिस्कस हैं। तो ये कैफ में टेस्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया बहरहाल। तो इसको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस सवाल की हद तक कर सकेंगे बस। बाकी चीजें जो बाकी पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल कैफ के लेवल के हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी जी आ रही है, जी ठीक आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक। एडवांस अप्रैल के महीने में कोई दिया है मजीद? तो एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट कैश क्रेडिट कितना दिया है? 17। ये एडवांस पे कर दिया। ये 28 का है। ये वो है, वो जो पेरोल रिकॉर्ड करने की एंट्री में मैंने एडवांस क्रेडिट किया था ना, वो है 28। ये 17 वो है जो इस महीने में मजीद एडवांस दिया है। एडवांसेस पेड एंड रिकवर्ड ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटेड टू 17,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का इस्तेमाल आता है। तो जो पहली फिगर है वो पहले वर्ड के लिए, जो दूसरी फिगर है वो दूसरे वर्ड के लिए। तो 17,000 एडवांस दिया है, तो ये एडवांस पेड हो गया 17। और एंड एंट्री करते हैं, पेरोल रिकॉर्ड करना यानी एक्सपेंस डेबिट पेबल्स क्रेडिट, फिर उस एक्सपेंस को तोड़ के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर और वो जो पेबल बनाए वो पे कर देते हैं। तो अब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस में
सिर्फ सैलरी नहीं है। अच्छा हाँ, वो एक बात और बताऊं, कल मैंने जो सवाल खुद से बना के करवाया था उसमें मैंने प्रोविडेंट फंड वाली लाइन में नहीं, वो जिसमें डायरेक्ट लेबर और वो, उसकी लाइन अंग्रेजी शुरू कहां से की थी? टोटल लेबर कॉस्ट, वो किधर गया 10% वाला जो कल पूछ रहा था सैलरी? टोटल लेबर कॉस्ट ही लिखा हुआ है मैंने। अच्छा मैंने कहा टोटल सैलरीज बताया था। अच्छा ये जो सैलरीज का वर्ड है ना, स्पेसिफिकली तो सैलरी वही है जो मंथली सैलरी तय होती है, लेकिन जब वैसे कहें टोटल सैलरीज एंड वेजेस तो उसमें सब शामिल है, सैलरीज, ओवर टाइम, बोनस। तो सैलरीज एंड वेजेस या लेबर कॉस्ट, तो ये एक कंप्रीहेंसिव टर्म है, इसमें सारी बेसिक, ओवर टाइम, बोनस सब शामिल। तो ये जो टोटल लेबर कॉस्ट मैंने लिखाया था, ये टोटल लेबर कॉस्ट कहा होता है, या टोटल सैलरीज एंड वेजेस कहा होता है, या टोटल एम्प्लॉई कॉस्ट कहा होता है, ये टोटल एक्सपेंस की बात थी। बेसिक, ओवर टाइम, बोनस सब मिला के टोटल एक्सपेंस बनता है। तो कल तो मैंने आपको टोटल ही 7 लाख की 8 लाख पता नहीं क्या फिगर बताई थी। अब जो है वो टुकड़े अलग अलग बताए हुए, ओवर टाइम अलग है, बोनस अलग है, तो इसलिए उन सबको मिला के एक्सपेंस बनेगा। अच्छा एक्सपेंस फिलहाल वो शॉपर डेबिट था, यानी वेजेस कंट्रोल डेबिट। और कल वाले सवाल में मैंने फैक्ट्री के लोगों की भी सैलरी बताई थी और ऑफिस के लोगों की भी बताई थी। इस सवाल में सिर्फ फैक्ट्री के हैं, तो बस सिर्फ वेजेस कंट्रोल डेबिट और बहुत सारे पेबल क्रेडिट। कितने से? जो टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट तो 3-4 चीजें मिला के बननी है, तो उसके लिए फिर हम वर्किंग कर लेते हैं। क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं? मशीनिंग, असेंबली, टूल रूम और वेयरहाउस। ये डिपार्टमेंट्स अलग बांटने का मतलब ये नहीं कि ओवरहेड वाला सवाल शुरू हो गया, बस डाटा इनका अलग अलग दिया हुआ है तो इसकी कॉलम बना लिए। क्या क्या डाटा दिया हुआ है? एक तो ग्रॉस सैलरी दी हुई है, इनको आप बेसिक वेजेस टाइप समझ सकते हैं। कितनी है? 1420। ये मेरी बात फिर सुन लें, कल जो मैंने 8 लाख बताया था ना, वो टोटल, उसमें बोनस वगैरह सब शामिल था। इसमें ओवर टाइम, बोनस के वर्ड्स अलग हैं, इसलिए मैं वर्किंग करके उन सबको लिख के टोटल करके फिर सेंट्री में लिखूंगा। और क्या क्या है? ओवर टाइम है 75, 45, 15 और इनकम टैक्स भी ऐड कर लो। नहीं वो तो डिडक्शन होनी है, ये तो वो है जो अलग से टेबल बनना है। तो ये बेसिक वेजेस आ गई, ओवर टाइम आ गया, और कोई बोनस वगैरह? हाँ है। अभी मैंने इस वक्त चारों डिपार्टमेंट्स में टेबल की दी हुई फिगर लिखी है, बाकी अब नीचे अंग्रेजी में कोई और एक्सपेंस है तो वो बनाता हूँ। जी आते हैं, अब एक एक करके पॉइंट बताता हूँ। ये मैंने ना टेबल की फिगर्स लिखी हैं, तो अब जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो एक एक करके बताता हूँ। यहां तक टेबल खाली किया बस। पॉइंट नंबर 1, ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये सीफैब लेवल की चीज है, ये आपके टेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है, तो बस इसकी एक से ज्यादा टाइप्स होती है, लेकिन सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना इस सवाल में टेस्ट हुआ था। सीफैब थोड़ी पढ़ाऊंगा, तो उतना बता रहा हूं जितना इस सवाल में था। साल में अगर ऑन एन एवरेज हर महीना 30 दिन का है, ऐसी बस एवरेज, तो साल के हो गए 360 दिन। अगर एक एम्प्लॉय को 360 दिन काम करने की सैलरी मिलती हो और जिस दिन छुट्टी करेगा तो उस दिन के पैसे घट जाएंगे, लेकिन इसको ना 35 छुट्टियां अलाउड हैं, पेड। इसका मतलब यह है कि अगर ये 35 दिन की छुट्टी भी करेगा तो भी तनख्वाह मिलेगी, इनको पेड लीव कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 35 पेड लीव पर ईयर एम्प्लॉय को अलाउ होती है। अगर एम्प्लॉय को 35 दिन की छुट्टियां अलाउड है, अलाउड से मुराद है कि करेगा तो पैसे नहीं कटेंगे, उससे ज्यादा करेगा तो फिर पैसे कटेंगे। तो अगर 35 दिन की छुट्टियां अलाउड है तो एक एस्पेक्ट तो यह है कि 35 दिन छुट्टी कर लेगा तो पैसे नहीं कटेंगे, और अगर उन 35 दिन घर बैठ के तंग आ जाता था, तो अगर 35 के 35 दिन ऑफिस ही आ जाए तो फिर ये सॉर्ट ऑफ ओवर टाइम हो गया ना, तो फिर इसके पैसे मिलेंगे। 35 छुट्टियां अलाउड है, छुट्टी करेगा पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन अगर उन दिनों में भी छुट्टी ना करे और काम करने ही ऑफिस आ जाए तो फिर इसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अब ये टोटल तो साल के एंड पे ही हिसाब होगा कि टोटल पूरे साल में इसने 35 से ज्यादा छुट्टियां की कि नहीं, और अगर नहीं की तो वो भी साल के एंड पे ही हिसाब होता है प्रैक्टिकली कि पूरे साल में इसको 35 अलाउड थी, कितनी कर ली तो कर ली, जितनी नहीं की उसके पैसे दे देंगे। ये काम प्रैक्टिकली साल के एंड पे हो रहा होता है। ये वो प्रैक्टिकल बात है जो सीफैब लेवल की और नहीं टेस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन चले हुई है, तो जितनी आपके लेवल की है वो समझा रहा हूं। 35 डेज पेड लीव्स का मतलब है कि छुट्टी भी करेगा फिर भी पैसे नहीं कटेंगे, और अगर काम कर लेगा तो पैसे मिलेंगे, लेकिन वो भी साल के एंड पे हिसाब किताब होगा। अज्यूमिंग कि ये 35 के 35 दिन ऑफिस आएगा,
तो इन 35 दिनों के पैसे फिर देने पड़ेंगे उसको। पॉइंट नंबर 6, कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग। किसी भी खर्चे को एक्रू करने का मतलब होता है एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। एक्रू करने का मतलब है कि उसको एक्सपेंस बना लिया, पैसे नहीं दिए इसलिए पेएबल क्रेडिट। तो कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस, बोनस वाले पॉइंट में बताऊंगा, एंड पेड लीव्स ऑन अ मंथली बेसिस। इस बात का मतलब समझाता हूं, एक कैलकुलेशन कर दे फिर मतलब समझाता हूं उसका। ये मैंने ग्रॉस सैलरीज को बार बार इस्तेमाल करना है तो मैं इसको कह देता हूं ए, ताकि उसको मैंने यूज करना होगा। इस चीज का आंसर क्या बनेगा? नहीं, अभी इस वक्त जो मैंने किया 35 किधर लिखा मैंने? अभी इस वक्त जो लिखा है वो क्या है? ए क्या है? एक महीने की सैलरी है ना, तो डिवाइड बाय 30 कर लिया। 30 मंथ्स नहीं होते बेटे, 30। ये एक महीने की सैलरी, कैसे पता एक महीने की सैलरी? क्योंकि अप्रैल का महीना दिया हुआ है। इसको अगर 30 से डिवाइड कर लिया तो एक दिन की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 35 करके आंसर क्या बन गया? 35 डेज की सैलरी। तो अगर 35 डेज अलाउड हैं कितने अरसे में? हर महीने, हर साल में। तो अगर वो 35 के 35 दिन काम कर लेगा तो ये पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने पड़ेंगे तो एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कंपनी की पॉलिसी ये है कि पूरे साल में इतने पैसे अगर देने पड़ेंगे तो उसको साल के आखिर में जाके एक्सपेंस बनाने की बजाय इसको डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीने एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट करते जाते हैं। दोबारा, इसका जो आंसर आएगा 35 दिन के टोटल पैसे वो साल के एंड पे दे देंगे, पता तो चल जाए कितने दिन छुट्टी कर रहा है कितने नहीं कर रहा। तो जब साल के एंड पे एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो ये एंट्री होगी ना। कब करेंगे ये काम? साल के एंड पे। लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये है कि ये पूरे साल की फिगर है, इसको 12 पे डिवाइड करके हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस डेबिट करते जाते हैं और पेएबल क्रेडिट करते जाते हैं। ये पॉइंट 6 का मतलब है। कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग यानी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट पेड लीव्स ऑन अ मंथली बेसिस। तो चूंकि हमने ये एक्सपेंस ही तो बनाना है, ये एक्सपेंस ही तो मैं डेबिट करने लगा, तो इसमें बेसिक सैलरीज, बोनस, ओवर टाइम, तो साथ वो जो एक महीने का टुकड़ा है वो भी फिर हम अभी एक्सपेंस इसी में बना लेते हैं। तो वर्किंग वन क्या कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं हम? एक महीने का टोटल एक्सपेंस ही निकाल रहे हैं ना, तो इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। ये अमाउंट बनी जो पूरे साल की टोटल छुट्टियां वो नहीं कर रहा होगा उसके ईयर पे पैसे ले जाएगा, अब वो है एक्सपेंस साल का, लेकिन डिवाइडेड बाय 12 करके कंपनी की पॉलिसी ये है कि अब उसके 12 टुकड़े कर लिए, हर महीने एक टुकड़ा एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट पॉइंट 2 2 39 पॉइंट। अच्छा ऐसा करें, मुझे ना 2 डेसिमल्स तक कर दें कैलकुलेट। ये क्या बना? 97.22 38.89 2.43 वो क्या है 1.2। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6 मिला के समझाया। पॉइंट 4 में आके बताऊंगा। ये मैं ना पॉइंट 4 समझाते हुए बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2, एनुअल बोनस यानी साल में कितनी दफा बोनस देते होंगे? अरे वाह, शाबाश, जबरदस्त। हाँ जी बिल्कुल, एनुअल बोनस है तो साल में एक दफा। कितना? इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जून। इसका मतलब है कि साल के 12 महीने तो 12 सैलरीज तो मिलती ही हैं, लेकिन जून के महीने में आके एक 13वीं सैलरी भी मिल जाती है बोनस के तौर पे। साल में कितनी दफा? एक दफा। साल में एक दफा 13वीं सैलरी साल में एक दफा जून के महीने में मिलेगी, और वो एम्प्लॉइज के लिए एक बोनस होगा। तो जब जून के महीने में सैलरी देंगे तो बोनस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पॉइंट नंबर 6, कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस ऑन अ मंथली बेसिस। तो वो जो साल में जून के महीने में जाके बोनस देना है तो उसको डिवाइड बाय 12 करके हर महीने एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो हम एक्सपेंसेस ही तो निकाल रहे हैं तो बोनस भी लिख लेंगे यहां। ये क्या हो गया? ए, अरे वाह, ए। और ये क्या है? शाबाश। ये क्या हो गया? सैलरी एक महीने की, और इतना है जो पूरे साल में बोनस देना है।
और हमने उसके 12 टुकड़े करने हैं। 83.33 2.0 नहीं 2.08 चूंकि मुख्तलिफ तरह के खर्चे हैं ना, इनको टेबल में लिख के ऐड करके तो टोटल से हम ये एक्सपेंस और पेबल बना लेंगे। इसलिए मैं टेबल वर्किंग में जो भी एक्सपेंसेस दिए उन सबको लिखा हूं, इनका टोटल करके फिर एंट्री करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2 और 6 बताया है मैंने। पॉइंट 1, 2 और 6 डन। पॉइंट 3, कंपनी ने एक प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया हुआ है जिसमें सैलरी का 8.33% एम्प्लॉई की तनख्वाह से भी कटता है और एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से डालता है। तो एम्प्लॉय की सैलरी तो ये है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें ऐड होगा। कितना है वो? ए का 8.33%, 83.32 25। एम्प्लॉय वाली भी इसमें ऐड करूं? वो तो सैलरी है, वो तो उसमें से कट के पैसे फंड में जाने, ये एक्स्ट्रा है एम्प्लॉयर जो जैसे दे रहा होता है, इसलिए एम्प्लॉयर को ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ना होता है। पॉइंट नंबर 3, तो इसका लिया ना? नहीं, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसी में से पैसे काट के एम्प्लॉय को देने हैं और जो काटने हैं वो फंड में डालने हैं। वो कोई अलग से एक्सपेंस थोड़ी पड़ेगा बिजनेस को। जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से और उस डब्बे में पैसे डालेगा वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। जो मैंने कल वैल्यू दी थी उसमें 100 सैलरी थी और 10 उस 100 में से कट के, हाँ वो कट के फंड में जा रहा था, है तो वो 100 का हिस्सा। जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से 10 और कंट्रीब्यूट कर रहा था वो एडिशनल एक्सपेंस था। पॉइंट 3 ओके। पॉइंट नंबर 4 बाद में समझाता हूं। पॉइंट नंबर 5 का काम, जो एडवांस दिया था ये एंट्री होगी और जो एडवांस काटा है वो यहां क्रेडिट हो जाएगा। तो बस ये एक्सपेंसेस हो गए टोटल, सैलरी एंड वेजेस टोटल बन गया। वन डबल 3 8.545 5454555 54। अच्छा, जो क्लास में बाकी लोग बैठे चिल कर रहे होते हैं कि चलो कोई कैलकुलेशन कर लेगा फिर हम लिख लेंगे, कैलकुलेटर भी तो चलाया करो ना यार, पता तो चले आप टोटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 0.59। अच्छा, इनका ग्रैंड टोटल करने से पहले इन दोनों का टोटल बताएं और इन दोनों का। 18843 146.3 और फिर इन दोनों का भी टोटल करना है 2030। अच्छा, इन सब का टोटल कर लेते हैं। ये दो काले काले टोटल क्यों किए हैं? क्योंकि ये पीडीज हैं तो ये डायरेक्ट लेबर है, ये एसडीज हैं तो ये एफओ है, इसलिए दोनों सब टोटल अलग किए हैं। सिर्फ फैक्ट्री के लोगों का ही डाटा है, इसलिए बस वेजेस कंट्रोल डेबिट। अगर ऑफिस के लोग भी होते तो एडमिन सेलिंग एक्सपेंस भी डेबिट कर देता। टोटल 2030.77। अब एक एक करके पेबल बनाते हैं, जिस जिसको ये पैसा जाना है उन सबका पेबल बनेगा। एक तो एडवांस काट लेते हैं हम, एडवांस टू एम्प्लॉइज कट गया तो वो क्रेडिट 28। गवर्नमेंट को कितना देना है? गवर्नमेंट को कितना देना है? सवाल के टेबल में एक 25 है और एक 15 है।
40। डब्बे में कितना डालना है जी? 83.3, 33.32, 2.08, 6.25, 24, 9, 8। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की कंट्रीब्यूशन डब्बे में डालनी है, तो उन दोनों को पेबल बनाया। जी आपका पूछना। तो रिकवर करने का मतलब यही है ना कि उनकी तनख्वाह में से कट जाएगा ये क्रेडिट। हाँ, पहले जब एडवांस पिछले महीनों में कहीं दिया होगा तो एडवांस एम्प्लॉय डेबिट किया होगा, अब तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं तो एडवांस क्रेडिट कर दिया। और किसको कितने पैसे देने हैं? बाकी एम्प्लॉइज को देने। लेकिन वो जो बाकी पैसे देने हैं ना, उनको भी मैं 3 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। 2 उनको तो साल के एंड पे देने, वो तो कंपनी की पॉलिसी की वजह से हम हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस पेबल बनाते जा रहे हैं। एक वो जो पेड लीज के पैसे देने हैं उनको, ये कितने देने हैं? 97.22 प्लस 38.89 प्लस 2.43 प्लस 7.29 1। इंप्लॉइज को जो पैसे देने हैं पेड छुट्टियों के, वो भी चूंकि साल के एंड पे देने हैं, उनके लिए अलग से एक नाम पेबल बना लिया। बोनस भी कब देना है तो उसका भी अलग से पेबल। बोनस कितना, उन सबको ऐड कर लेते हैं। 83.33 प्लस 33.33 प्लस 2.08 प्लस 7 प्लस 6.25 124.99। और अब जो बाकी बचा वो नेट एम्प्लॉइज को पे करने लगे हैं अगली एंट्री में, तो पे एबल टू एम्प्लॉइज, इसमें से ये सारे माइनस करने तो ये आ जाएगा। नजर नहीं आ रहा? पेएबल टू एम्प्लॉइज लिखा, क्या नजर नहीं आ रहा? बोनस पेएबल, मैंने वो सारी बोनस वाली अमाउंट ऐड करके लिखी, और आखिर में पेएबल टू एम्प्लॉइज 11441। ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। वैल्यू गलत है ये? हाँ जी, पूछें जो पूछना है। क्या जी? हाँ जी, क्यों जाना है? करने लगा उस वक्त। अभी पे नहीं किया ना कहीं। नहीं, उसको जो एक्सपेंस बनाना है 84 बताता हूँ अभी, 0.4 बताता हूँ अभी, बताता हूँ अभी 0.4। पेरोल रिकॉर्ड हुआ है, पेरोल हो गया रिकॉर्ड। अब इस वेजेस कंट्रोल को तोड़ के चार्ज करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तोड़ के। तो जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और जो इनडायरेक्ट है वो एफओएच कंट्रोल और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। ये हो गया पेरोल को चार्ज करना। $2030 क्रेडिट हो गया, और ये दोनों, ये काले वाले टोटल 188,439 और 146.38।
अच्छा पॉइंट 4 बताता हूं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि एंट्रीज करनी है किसकी, पेरोल रिकॉर्ड करने की, एंड इट्स डिसबर्समेंट्स, डिसबर्समेंट्स कहते हैं पैसे पे कर देने को, तो इसका मतलब सब पे भी हो गया। तो पेएबल जो जो बनाए थे वो क्रेडिट करके, डेबिट करके कैश क्रेडिट, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल 40, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड 249.98 और पेएबल टू एम्प्लॉइज 1441.97। ये अभी पे नहीं किए। पॉइंट ये डिसबर्समेंट्स हो गई, पेमेंट्स हो गई यानी। अब पॉइंट 4 बताता हूं। हर महीने ये सोच के कि एम्प्लॉइज छुट्टियां नहीं करेंगे, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट करते जा रहे हैं, और अगर छुट्टियां कर ली तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने छुट्टियां कर ली, अप्रैल के महीने में 85,000 की छुट्टियां कर ली, तो वो जो 85,000 की छुट्टियां कर ली ये हो जाएगा रिवर्स। तो पेएबल फॉर पेड लीव्स रिवर्स डेबिट 85, और कैश तो नहीं दिया, छुट्टियां कर ली इन्होंने। देखें पहले हम ये सोच के नहीं करेंगे छुट्टियां, सारा का सारा एक्सपेंस, ये एक्सपेंस ही है, ये टेम्परेरी एक अकाउंट में रखा है शॉपर में, फिर निकाल के वहां डाल दिया एफओएच में और वर्किंग प्रोसेस में, लेकिन ये टोटल हमारी लेबर कॉस्ट है, बेसिक ओवर टाइम सब मिला के, तो हमने वो एक्सपेंस और पेएबल बनाया था इस उम्मीद पे कि कल को वो छुट्टियां नहीं करेंगे और पैसे देने पड़ेंगे, तो छुट्टियां कर ली तो रिवर्स। तो 85,000 की छुट्टियां की हैं, क्रेडिट क्या करें, कैश तो नहीं दिया, एक्सपेंस रिवर्स करेंगे ना। तो वो कहां है एक्सपेंस, किस नाम से बनाया था जिसको रिवर्स करना, वो तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या करना, वेजेस कंट्रोल, लेकिन वो भी तोड़ के यहां चला गया हुआ था। ये सब लोग थे, तो कौन लोग हैं जिन्होंने छुट्टियां कर ली, नहीं पता। अब उसमें अगर अपनी जिंदगी आसान करना चाहें तो आप ये अज्यूम कर लें कि वो सब एसडीज के लोग थे, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, सब पीडीज के लोग थे, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और अगर सारे ही थे तो नहीं, वेजेस कंट्रोल गया, बस वो शॉपर निकाल के फेंक दिया, अब वो डेबिट इधर चला गया हुआ है। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और एफओएच कंट्रोल कितना कितना इस रेशो में बांट लेते हैं। अगर ये अज्यूम करना है कि ये पीडीज के लोग थे तो बस ये एंट्री है 85 से, ये अज्यूम करना है कि एसडीज के लोग थे तो ये एंट्री है 85 से, और अगर सारे थे तो इस 85 को इस रेशो में बांट लेते हैं 78 पॉइंट, ये वो 85,000 की छुट्टियां अवेल करने की एंट्री। यही सवाल आपका होमवर्क है, यही वाला। अब करते हैं अगला चैप्टर शुरू। जी बताता हूं, अगला चैप्टर शुरू कराना है, मैंने होमवर्क भी कर लेता हूं डिस्कस, लेकिन अगला शुरू करना है। अच्छा मैंने एक सवाल होमवर्क दिया था, उसमें बोनस की कैलकुलेशन में शायद मसला होगा, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम में नहीं होना चाहिए। क्या क्या होगी, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, पेड लीव्स अवेल्ड,
मैंने एक सवाल होमवर्क दिया था, लेबर के 4 ग्रेड्स थे और ये 4 तरह के लेबर ग्रुप्स थे। हर ग्रुप में कितने वर्कर्स हैं ये भी बताया हुआ था, हर वर्कर ने कितने घंटे काम किया, इंडिविजुअल वर्क, इंडिविजुअल घंटे बताए हुए थे और वेज रेट बताया हुआ था। तो अगर आप हर वर्कर के घंटे इनटू कितने लोग थे मल्टीप्लाई कर ले तो हर ग्रेड के टोटल एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, जो कि बनते हैं 1200। और इन घंटों में नॉर्मल वर्किंग आवर्स 38 पर वीक थे एक बंदे के, तो जितना उसने एक्स्ट्रा काम किया होगा उसका ओवर टाइम लगा होगा। तो इन लोगों की बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, जिन्होंने सवाल किया है, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम में मसला नहीं होना चाहिए था, है जी। ओवर टाइम प्रीमियम पूछा हुआ है, तो ये ओवर टाइम मैंने 2 तरीकों से बताया था, तो ये प्रीमियम वाले तरीके से ही होगा। बोनस में मसला हो सकता है, बोनस ये सारे लोग मिलके प्रोडक्ट या कंपोनेंट ए, बी और सी बनाते हैं। अच्छा, ये ए, बी और सी, इनमें से ऐसा है कि ग्रेड 1 के लोग ए बनाते हैं, ग्रेड 2 के लोग बी बनाते हैं, ग्रेड 3 के लोग सी बनाते हैं और ग्रेड 4 के लोग तालियां बजाते हैं। ये सारे लोग मिलकर ये तीनों बना रहे होते हैं। तो जब ये तीनों बना रहे होते हैं तो इनमें हमें बोनस की कैलकुलेशन पहले टोटल ही करनी पड़ेगी। इन तीनों के एसएच, इसके कितने यूनिट्स बनाए, और एक यूनिट के लिए लगता है आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। इसके बनाए और एक के लिए लगते हैं, और इसके बनाए 480, 515। तो इन सब वर्कर्स ने मिलके 1200 घंटे में वो काम कर लिया जो इतने टोटल में होना चाहिए था। क्योंकि ये प्रोडक्ट लेबर के अलग अलग नहीं है, सब लोग मिलके ये तीनों बना रहे हैं, तो इसलिए हमें टाइम सेव्ड भी टोटल का ही निकालना पड़ेगा। 360 घंटे इन सब लोगों ने मिलके बचाए, लेकिन सबके बोनस का रेट अलग अलग है, इसलिए इस 360 को इन सब में बांटना पड़ेगा। और वो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इन एक्चुअल आवर्स की रेशो में बांटेंगे, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो जब हर रेशो में हर एक के टाइम सेव्ड आ जाएगा तो फिर अकॉर्डिंगली बोनस का रेट लग जाएगा। इस चैप्टर के ना बाकी सवाल अभी नहीं करने, वो सब वो लीनियर नहीं, लर्निंग कर्व और डिसीजन मेकिंग स्टाइल के हैं, तो बाकी नहीं करिएगा। इसमें से सिर्फ एक फालतू सा सवाल है, अगर किसी का बहुत दिल कर रहा हो करने का, वो है एक सवाल का पार्ट बी है, वो अगर किसी का बहुत दिल हो करने का तो कर सकते हैं, वो भी पुरानों में से, और वो नहीं होगा किसी का। तो बस इस चैप्टर के बाकी सवाल नहीं करने, जब मैं लर्निंग कर्व पढ़ा दूंगा, जब मैं डिसीजन मेकिंग कराऊंगा तब करने वाले हैं। अच्छा, अब हमें कॉस्ट की नई दुनिया में दाखिल होने लगे। अब से जो कैलकुलेशंस हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसकी शुरू की कहानी सारी समझा देता हूं, बाकी लंबी कैलकुलेशन तो कल ही कराऊंगा, लेकिन इसकी कहानी जो शुरू की है वो बता रहा हूं। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोग ना कॉस्टिंग कैलकुलेशन के चीते चीतियां हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम गियर चेंज करेंगे। फिर आप लोग जो है ना काबिल हो चुके होंगे, क्योंकि जो अभी मतलब इसका ताब नहीं ला सकेगा, अभी मार्केट छोड़ जाएगा वो तो छोड़ जाएगा, जो सर्वाइव कर जाएंगे फिर वो बहुत काबिल हो चुके होंगे, तो फिर गियर चेंज होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग ये मैंने अपनी बुक में बनाया हुआ है, चैप्टर 7। इसमें से सवाल आता ही आता है, और अक्सर तो अकेला ही सवाल आता है, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक्स के साथ मर्ज भी हो जाता है। इसकी कहानी ये है कि मैंने ओवरहेड्स में ना पीडीज का कॉन्सेप्ट दिया था, पीडीज डिपार्टमेंट्स, उन्हीं को हम दोबारा बात कर रहे हैं। क्या बनाया था तब? फैक्ट्री बनाई थी, लेदर की जैकेट्स बनाई थी शायद। जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है,
ये रॉ मटेरियल मुख्तलिफ पीडीज से होता हुआ प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। एक पीडी हो सकता है कटिंग डिपार्टमेंट हो, इसको कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग प्रोसेस कुछ भी कह सकते हैं। फिर एक हो सकता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट, फिर एक हो सकता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो रॉ मटेरियल इस पहले प्रोसेस में इन हुआ, उसके बाद ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरा और फाइनल प्रोसेस से जो आउटपुट निकला वो फिनिश गुड्स थी, यानी जैकेट। अगर बिजनेस को ये प्रोडक्ट टोटल 4500 कॉस्ट कर रहा है, तो ये 4500 कैसे बना होगा? ये लेदर की कॉस्ट प्लस जितनी कन्वर्जन कॉस्ट आई होगी, कन्वर्जन, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। बिजनेस को कल को अगर अपने ये सारे सिस्टम्स बेहतर करने हुए, कुछ इंप्रूवमेंट लानी हुई, तो ये पता होना काफी है कि एक जैकेट कितने की कॉस्ट करती है, या ये पता चलना ज्यादा बेहतर है कि लेदर कितने का था, जब कटिंग डिपार्टमेंट से क्रॉस कर गया था तो कितने रुपए कॉस्ट आ चुकी थी, फिर जब इस डिपार्टमेंट को पार किया था तो कितनी कॉस्ट आ चुकी थी, और फिर फाइनली ये 4500 बनी। तो फिर इसमें बिजनेस को अगर ये पता चल जाए कि लेदर जो था वो तो था 1200 का, जब ये लेदर 1200 रुपए का मटेरियल इस प्रोसेस में डला और इस प्रोसेस से जब निकला तो ये कॉस्ट हो चुकी हुई थी 2500। 2500 कैसे हो गई हुई थी? 1300 की कन्वर्जन कॉस्ट भी आई होगी। फिर जब ये इससे निकल चुका था तो इसकी कॉस्ट 3800 हो चुकी हुई थी। अच्छा, वो इत्तेफाक से फिर 1300 ही हो गया। अब ये 39 कैसे बन गई? और फिर फाइनली ये 4500 का कॉस्ट किया। तो प्रोडक्ट फाइनल बनने तक हर डिपार्टमेंट से गुजरेगा, हर पीडी से गुजरेगा। उस चैप्टर में हम डिपार्टमेंट का नाम यूज करते थे, यहां पर ज्यादातर नाम प्रोसेस का यूज हुआ करेगा। है वही पीडी, यानी ये कटिंग डिपार्टमेंट कटिंग प्रोसेस है, स्टिचिंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस है। तो प्रोडक्ट अपनी सारी जिंदगी का सफर जिस जिस प्रोसेस से गुजरता जा रहा है, एक प्रोसेस पार करता है। पीआरसी पार किया तो कितने रुपए लग चुके थे, कैफ पार कर गया तो कितने रुपए लग चुके थे, C5 एमएसए भी पार कर गया तो टोटल कितना कॉस्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस से पास होकर गुजरता जा रहा है, कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट होती जा रही है, एक्यूमुलेट। प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से हम ये फिगर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग है कुछ जिसकी वजह से हम 1200 तो खैर इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पता चल गया। ये कैसे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ये फिगर प्रोसेस कॉस्टिंग से पता चलेगा कि ये 2500, 3900, 4500 कैसे कैलकुलेट होगा। ये प्रोसेस कॉस्टिंग से सीखना है हमने। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कोई तरीका है कॉस्ट कैलकुलेशन का, जो प्रोडक्ट हर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी थी ये जान पाते हैं। अगर इसके बारे में कोई कहानी अपने आप को सुनानी है तो एक दो लाइनों में लिख लें, वरना भूल जाएंगे बाद में। क्या क्या? हर डिपार्टमेंट पार करने तक, यानी ये 2500 में वो 1200 प्लस जो मजीद खर्चा हुआ, फिर उसके बाद ये 39 कैसे बना? 2500 पिछले प्रोसेस से कॉस्ट लेके आया था, 1400 और खर्च हुई तो 39 बना। फिर ये 45 कैसे बना? 3900 तक पिछले प्रोसेस से आया था, इस प्रोसेस में 600 रुपए और लगे। ये कॉस्ट एक्यूमुलेट होती जा रही है। बिल्कुल होगी, क्यों? इस बार क्या है? हाँ, सैटरडे को ही होगी। क्या हुआ?
अच्छा नहीं भाई, वो मंडे को छुट्टी, वो मैं उधर कॉलेज में ही सुबह आया था जीटी, वो एक सरकारी काम था, वो बड़ी मुश्किल से किसी बंदे से अपॉइंटमेंट मिली थी, तो मैं वहीं से क्लासेस छोड़ के चला गया था। फारिग में हो गया था जोहर तक, लेकिन इसलिए आप लोगों को ऑफ करा दिया था कि पता नहीं मैं कब फारिग होता हूँ, वरना तो छुट्टी अब नहीं है। किसी सरकारी दफ्तर में काम था। जिस तरह मैंने पिछले चैप्टर को बांटा हुआ था, तो इसको भी मैं ना 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। मैं इसको ना 3 हिस्सों में बांट के पढ़ाऊंगा। पहले हम लोगों ने ना ये कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखनी है। और ये भी ना मैं 2 अलग अलग हिस्सों में ऐसे बांटूंगा। इस डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है? इनपुट रॉ मटेरियल, और आउटपुट इसका तो फिनिश गुड नहीं है, अभी वर्क इन प्रोसेस ही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो मकसद था कटिंग होनी थी, वो कटिंग हो गई है, वो कटे हुए पीसेस इधर जा रहे हैं। इसका इनपुट क्या है? जो कटिंग डिपार्टमेंट का आउटपुट था। तो इस डिपार्टमेंट और इनमें इनपुट का फर्क क्या है? इसका इनपुट रॉ मटेरियल है और इनके इनपुट्स पिछले प्रोसेस के आउटपुट हैं। तो ये मैं ना 2 टुकड़ों में बांटूंगा। कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे फर्स्ट प्रोसेस के लिए, और कुछ कैलकुलेशंस फिर हम लोग करेंगे किसी भी सब्सीक्वेंट प्रोसेस के लिए। ये कॉम्प्लिकेटेड होता ज्यादा, और जब सारी कैलकुलेशंस पढ़ लेंगे तो फिर मैंने आपको इनकी अकाउंटिंग करवानी है। अच्छा, अब जब मैं इनकी अकाउंटिंग करवा रहा हूं ना, तो मैं बीच में ही इसी चैप्टर को पढ़ाते हुए बीच में 2 चैप्टर लपेटूंगा, मतलब कराऊंगा। एक मैंने बनाया हुआ है अपनी बुक में कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, और एक जॉब कॉस्टिंग, चैप्टर 5 और 6। ये मैं इसी चैप्टर के पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में जब ये एंट्रीज पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं ये दो चैप्टर भी इसके साथ ही अंदर कराऊंगा। और इस तरह की चीजों को ना बच्चे सीरियस नहीं लेते, तो आई कैप ने सीरियस ले लिया। इस पे इस दफा ना 15-16 नंबर का सवाल आ गया इस पे, और बच्चे इनको लिफ्ट नहीं कराते, तो फिर वो रो रो के बाहर आ गए। 23% इसकी रिजल्ट भी है। था आसान सवाल, लेकिन बस नहीं लिफ्ट कराते बीच में बातों को। तो इसी चैप्टर के दौरान मैं अकाउंटिंग एंट्रीज बताते हुए ये दोनों भी कराऊंगा, और फिर तीसरा हिस्सा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो ये बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने इस तरह से 3 हिस्सों में बांट के पढ़ाना। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।